अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग में आज हम 3 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा द ऑपरेशन ऑफ ऑडिट, सेकंड टॉपिक होगा प्रोसीजर्स अफेक्टिंग ऑडिट और हमारा लास्ट टॉपिक होगा टाइप्स और कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। जो हमारी प्रीवियस क्लास रही ऑडिटिंग की, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट डिस्कस किए, जहां हमने 4 बेसिक ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए कि जब एज एन ऑडिटर आप किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, अकाउंटिंग ऑडिट करते हैं, तो वहाँ आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखना होता है। जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने कहा था कि लोकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, इसी तरह लोकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स या डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। और फिर हमने थर्ड ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया कि रिपोर्टिंग, और लास्ट वन हमारे पास था मॉरल चेक। कि अगर आप एज एन ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट का ऑडिट किया जा रहा है, किसी फर्म का ऑडिट किया जा रहा है, तो वहाँ आपको फर्स्ट एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, क्लैरिकल एरर्स, ट्रायल बैलेंस एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटरी एरर, या फॉर एग्जांपल एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कोई भी एरर हो तो उसको किस तरह आप लोकेट करेंगे, और लोकेशन के बाद प्रिवेंशन आप क्या बता सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट बात की कि फ्रॉड अगर कहीं आपको नज़र आ रहा हो, जैसे हमने कहा कि एम्बेजलमेंट ऑफ कैश है, कैश का फ्रॉड अगर नज़र आ रहा हो, एसेट्स का फ्रॉड अगर कहीं नज़र आ रहा हो, या आपको हमने डिस्कस किया कि गुड्स का अगर कहीं फ्रॉड नज़र आ रहा हो, इन्वेंट्री फ्रॉड नज़र आ रहा हो, तो आप किस तरह लोकेट करेंगे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस को, फ्रॉडलेंट या मैनिपुलेटिव ट्रांजैक्शंस को, और किस तरह प्रिवेंशन सजेस्ट करेंगे। और फिर हमने थर्ड ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया कि जब आप ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, यानी ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग है, कि फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ऑडिट टीम है, अगर सीनियर ऑडिटर है, जूनियर ऑडिटर है, या आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एक रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर, तो उसको किस तरह रिपोर्टिंग करनी होगी। तो रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर में फिर आप देखते हो कि कौन सा ओपिनियन आपको यहाँ देना है, ओपिनियन को आप जस्टिफाई कर सकें, रैशनलाइज कर सकें आप फ्यूचर में, जब आप कहीं भी मीन्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिफेंड करना हो ऑडिटर को अपने ओपिनियन को, तो किस तरह डिफेंड करें। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट थे। आज का लेक्चर हमारा वीक सेकंड से रिलेटेड है, जिसमें हम 3 टॉपिक्स यहाँ डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास सेपरेशन ऑफ ऑडिट आज डिस्कस कर रहे हैं हम, यानी अगर एज एन ऑडिटर, एज अ ऑडिट टीम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं, तो वहाँ आपको कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना होगा, कौन से प्रोसीजर्स को, स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, जो फर्दर आपके ऑडिट को सक्सेसफुल करें, या आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने ओपिनियंस को डिफेंड करने में हेल्प आउट करें। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रोसीजर्स अफेक्टिंग ऑडिट, कि आप जब ऑडिट करते हैं तो उसमें आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो टेक्निक्स प्रॉपरली, वो टेस्ट्स, वो जैसे गेट है, जनरली एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग टेक्निक्स, अगर ये प्रॉपरली आप यूज़ ना करें, या अगर आप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ इन पॉइंट्स का ख़्याल करना होगा, कौन से पॉइंट्स वहाँ आपको देखने होंगे। इसी तरह लास्ट आज जो हम टॉपिक लेंगे, वो हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ एन ऑडिट और कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, जिसमें आज देखेंगे हम कि आप अगर कंटिन्यूअस ऑडिट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं एक फर्म के लिए, या एक ऑडिटर को कैसे फाइनल रिपोर्टिंग में कंटिन्यूअस ऑडिट हेल्प आउट करता है, या इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इंटरिम ऑडिट है, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ऑडिट टीम अगर इंटरिम ऑडिट कर रहे हैं, तो इंटरिम ऑडिट का प्रोसेस या प्रोसीजर क्या होगा। और लास्ट हमारे पास जो टाइप होगा, वो होगा फाइनल ऑडिट, कि जब आप अगर कंटिन्यूअस ऑडिट किया जा रहा है या इंटरिम ऑडिट किया जा रहा है, तो फाइनल ऑडिट फिर भी आपको ज़रूर एंड पे करना होगा, जब रिपोर्टिंग की जाती है, पीरियोडिक रिपोर्टिंग हो, चाहे यानी कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए आप रिपोर्टिंग करते हैं, इंटरिम के लिए आप क्वार्टरली कर रहे हैं, सेमी एनुअली कर रहे हैं,
लेकिन जब आप फाइनल ऑडिट में जाएँगे तो आपको ऑन ईयर बेसिस फुल अकाउंटिंग साइकिल की आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आपको लास्ट पॉइंट फिर हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एन ऑडिट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक द ऑपरेशन ऑफ ऑडिट। जब भी आप ऑडिट करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में एज़ अ ऑडिटर या एज़ अ ऑडिट टीम ऑडिट स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ टेक्नीक्स को कुछ आप ट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है और ना ये सिर्फ़ आप नहीं कह सकते कि एक सीनियर ऑडिट को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं या एक जूनियर को फॉलो करने हैं या आप ये तमाम मेंबर्स ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ एन ऑडिट टीम जो भी एक ऑडिट टीम के मेंबर्स हैं उसका उसके आप उसके स्टाफ है, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जो भी हायरार्की है उसको ये स्टेप्स फॉलो करनी होंगी या टेक्निक्स फॉलो करनी होती हैं। आज कुछ टेक्निक्स या आप कह सकते हैं कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो हर एक मेंबर के लिए चेंज होंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्निक सीनियर ऑडिटर यूज़ कर रहा है, वही जूनियर यूज़ करे, वही असिस्टेंट यूज़ करे, वही क्लर्क यूज़ कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कुछ टेक्निक्स या कुछ टिक्स जो हैं, कुछ ट्रिक्स जो हैं, वो कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती हैं। Taking the operation of audit, the audit work is operated with the help of following techniques. तो कोई भी आप अगर ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे एक्सटर्नल ऑडिट हो, तो आपको कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होता है। कुछ टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट हो सकता है टिकिंग। टिकिंग बेसिकली आपको क्लियर कर रहा है कि आप कुछ मार्किंग कर लेते हो जैसे आप जर्नल एंट्रीज चेक कर रहे हैं जैसे वॉचर्स चेक कर रहे हैं जैसे आप सब्सिडाइजरी बुक्स चेक कर रहे हैं जैसे आप फॉर एग्जांपल लेजर चेक कर रहे हैं सब लेजर्स चेक कर रहे हैं या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट या आप क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ गए हैं तो अगर कोई भी स्टेज हो आपके सामने, कोई भी अकाउंटिंग साइकिल की कोई भी स्टेज हो या कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसके लिए कुछ टिकिंग यूज़ की जाती हैं। यानी आप वहाँ कुछ मार्किंग करेंगे। कुछ मार्क होंगे जो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, जैसे कैरी फॉरवर्ड को चेक किया जा रहा है, एडिशंस को चेक किया जा रहा है, कॉस्टिंग की जा रही है, तो इसके लिए कुछ आप इंडिलायबल आप कलर्स यूज़ करते हैं एज़ अ ऑडिटर। ये टिक्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन-सा मार्क किस या कौन-सा साइन किस ट्रांज़ैक्शन को या किस आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव को दे रहे हैं। यानी अगर आप सीनियर ऑडिटर हैं और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कहीं हमें कोई फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शंस या एंट्रीज़ नज़र आएँगी तो हम उन्हें ए का साइन देंगे, बी का साइन देंगे, सी का आप उसे सिंबल या साइन दे देंगे या टिकिंग कर देंगे। तो ये फिर डिपेंड करता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है या इसको आपने अपने तमाम जो टीम मेंबर्स हैं वहाँ आपने इसको डेलीगेट कर दिया या नहीं किया, तो ये डिपेंड करता है ऑडिट टीम पे या कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पहला पॉइंट तो ये हमने क्लियर कर लिया कि टिकिंग इंडिकेट्स द प्लेसिंग ऑफ मार्क अगेंस्ट एन एंट्री इन द बुक टू डिनोट दैट इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर फॉर सर्टेन पर्पस। कोई भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कोई भी अकाउंटिंग साइकिल की कोई भी स्टेज अगर आप चेक कर चुके हैं तो वहाँ आप टिकिंग करते हैं और ये टिक आपकी कोई भी आपका मार्क हो सकता है जो कॉन्फिडेंशियल हो सकता है या फिर डिनोटेड हो सकता है। Various shaped marks are used to denote checking of additions, posting, carry forwards, tracing, extraction of balances, etc. यानी इसके लिए आप क्या करते हो डिफरेंट शेप्स के मार्क्स लगा दे जैसे मैंने आपको कहा सी दे दिया जाता है कॉन्ट्रा एंट्री जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं तो यहाँ आप सी ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप कैंसल के लिए सी कर सकते हैं या आप कह सकते हैं सी कैटेगरी या आप सी को फ्रॉडलेंट कह रहे हैं तो ये डिपेंड करता है या आप सी को एरर के पॉइंट दे सकते हैं कि ये एरर ऑफ कोमिशन है या कंपेंसेटरी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो उसको ईपी दिया जा सकता है। ये डिपेंड कर रहा है, ईआर किया जा सकता है।
तो कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी आप सिंबल अगर दे दें, डिनोट कर दें, चाहे वो आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, चाहे कैरी फॉरवर्ड, लेजर का बैलेंसेस, बुक के बैलेंसेस फॉरवर्ड किए गए हैं, एंडिंग को ओपनिंग बनाया गया है, कैरी फॉरवर्ड्स को आपने चेक कर लिया, उसके लिए अभी आप कोई अगर मार्किंग कर लें, तो आप कहेंगे कि ये टिकिंग हो रही है और ये कुछ टेक्नीक्स हैं, मैंने पहले भी आपसे बात की। Ticks are generally put in indelible pencil, although some auditors also use pen and ink for this purpose. ये हो सकता है कि ये या तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, तो ये कलर भी बाज़ औक़ात यूज़ किए जाते हैं कि अगर रेड कलर कर दिया गया है, रेड पेंसिल यूज़ की गई है, तो हो सकता है कि आप इसको मीन्स के अलर्ट कर रहे हैं, रेड ज़ोन में लिखा जा रहा है या इन पे क्यूरीज़ आप ले रहे हैं कि ये जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, इन पे हम मैनेजमेंट को लेटर लिखेंगे, मैनेजमेंट को लेटर फॉरवर्ड किया जाएगा, तो ये आप क्यूरी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन दे रहे हैं या येलो दे रहे हैं, ब्लू कलर दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उस कलर को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं और कैसे डिनोट करेंगे। To ensure consistency, most of the good auditors use a tick chart, which is required to be learned by heart by all the members of audit staff. यहाँ ये भी हो सकता है कि आप टिकिंग चार्ट यूज़ कर सकते हैं। आपका सीनियर ऑडिटर हैं सीनियर या जूनियर है आपके साथ या कोई असिस्टेंट है, तो आप डिफरेंट अपनी टीम मेंबर्स से हेल्प लेके उसको आप डिफरेंट एक चार्ट बना सकते हैं और वही चार्ट तमाम मेंबर्स में आप कह सकते हैं कि इंश्योर किया जा सकता है कि तमाम मेंबर्स यही चार्ट फॉलो करेंगे जब भी ऑडिट किया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम हमारे पास है कि टिकिंग यानी जब ऑपरेशन ऑफ ऑडिट में आपको जब आप वॉचिंग कर रहे हैं या आप लेजर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, बुक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वॉचिंग हो रही है, कोई भी स्टेज है तो उसके लिए हमें एज एन ऑडिटर हम टिकिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कास्टिंग और हम प्रीवियस क्लासेस में कास्टिंग पे भी बात कर चुके हैं। कास्टिंग बेसिकली आप एडिशंस को चेक करते हैं। ये सब कास्टिंग हो सकती है, क्रॉस कास्टिंग हो सकती है, सिंपल कास्टिंग भी ये हो सकती है। या अगर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना हो कि क्या वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रोज़ और कॉलम्स जो रिजल्ट्स हैं, इनके टोटल जो किए गए हैं, मल्टिप्लिकेशन जो की गई है, जो फ़ॉर्मूलाज़ लगाए गए हैं, जो एडिशन की गई है, जो बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है, तो क्या ये ठीक किया गया या नहीं किया गया? तो यहाँ फिर जूनियर मेंबर्स जो हैं वो ऑडिट स्टाफ के वो सीनियर मेंबर्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। कास्टिंग के लिए जैसे आप देख लें मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स यूज़ मैकेनिकल एप्लायंसेस और एडिंग मशीन्स टू चेक द कास्टिंग ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स। यहाँ एडिंग मशीन्स भी यूज़ की जा सकती हैं और कास्टिंग के लिए डिफरेंट बुक ऑफ अकाउंट्स जो हैं उन पे आप उनके लिए टीम बना सकते हैं जिनका काम सिर्फ कास्टिंग होगा, जिनका काम कैलकुलेशन होगा, जिनका काम सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना होगा। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है कास्टिंग का। कास्टिंग के बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है तो कॉलिंग ओवर। कॉलिंग ओवर थर्ड आप टेक्नीक यूज़ करते हैं ऑपरेशन ऑफ ऑडिट में। यानी ऑडिट को हम जब समराइज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ऑडिट जब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपको टिकिंग भी ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको सेकंड पॉइंट हमने कास्टिंग कहा, कास्टिंग ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरह कॉलिंग ओवर भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। कॉलिंग ओवर बेसिकली कुछ ऐसे जूनियर मेंबर्स स्टाफ मेंबर्स टीम में रख लिए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो वॉचर्स को कॉल ओवर करते हैं, वो एंट्रीज़ को कॉल ओवर करते हैं, वो नरेशंस को कॉल ओवर करते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस को कॉल ओवर करेंगे, कि हाँ, बैलेंस कितना लिखा गया है और रिकॉर्ड में कितना है, वॉचर में कितना है, रिकॉर्ड कितना किया गया है, वॉचर में कितना है, इनवॉइस में कितना है, उसकी एंट्री कौन-सी कितने अमाउंट की पास की गई। तो एक पर्सन कॉलिंग ओवर करेगा। एक पर्सन वॉचर्स को कॉलिंग ओवर करेगा, नेक्स्ट टीम मेंबर्स जो होंगे, वो उनको एग्ज़ामिन करेंगे, चेक करेंगे। तो कॉलिंग ओवर में आप देख सकते हैं, द साइज़ेबल पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ ऑडिट कंसिस्ट ऑफ द comparison of entries in two or more books or of an entry in the book which its supporting evidence or a voucher. This is usually carried out by two clerks, one reading the item to other. Care should be used to see that the whole of the important details of each item is checked and not merely the amount. Special care in checking postings to personal ledger is needed as to names and title of account. Otherwise, a wrong posting may remain undetected. अब यहाँ ज़रूरी है कि
आप जब कॉलिंग ओवर कर रहे हैं, यानी आप जर्नल एंट्रीज़ देख रहे हैं और जर्नल के बाद आप सब बुक्स की भी का साथ एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं। जर्नल से सब बुक की तरफ आप जा रहे हैं। यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है फर्स्ट बुक जर्नल जनरल जर्नल उसको आप क्या कर रहे हैं सब जर्नल के साथ मैच कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं जनरल लेजर को सब जर्नल के साथ मैच कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि लेजर को आप ट्रायल बैलेंस से बैलेंसेस की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप कॉलिंग ओवर होगा। एक मेंबर का काम ये होगा कि वो वॉचर्स या जनरल जर्नल को की एंट्रीज़ को, अमाउंट्स को, नरेशंस को कॉल ओवर करेगा और नेक्स्ट जो मेंबर साथ होगा क्लर्क, वो कन्फर्म करेगा, वेरीफाई करेगा अमाउंट्स को। अब यहाँ ही गलती हो सकती है जिसे एरर ऑफ ट्रांसपोज़िशन कहा जा सकता है। कॉलिंग ओवर एरर भी आप कह सकते हैं कि आप ऑडिटर क्लर्क्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, जो कॉलिंग ओवर में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, कॉलिंग ओवर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है, तो यहाँ गलती हो सकती है कि जैसे आप कह सकते हैं कि प्रोनंसिएशन का एरर हो सकता है। कन्फ्यूजन यहाँ आ सकती है कि 90 एंड 19, कि आपका एक मेंबर 90 कह रहा है वोचर में अमाउंट और नेक्स्ट जो मेंबर है क्लर्क है वो इसे 19 कंसीडर कर रहा है, तो यहाँ एरर नहीं था और एरर आपने यहाँ डिनोट कर दिया, एरर डिक्लेयर किया। तो ये गलतियां हो सकती हैं ऑडिटर से, ऑडिट टीम से, कि रिजल्ट्स या रिकॉर्ड्स में एरर नहीं होता और एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन या एरर ऑफ कॉलिंग ओवर की वजह से, प्रोनंसिएशन के एरर की वजह से आप उसे एक एरर या एक फ्रॉड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ देखना होगा। फोर्थ जो पॉइंट देखना होता है एक ऑडिटर का, वो वॉचिंग है। Watching the function of the watcher is to authenticate an entry, and the auditor must satisfy himself that it does exist. It must correspond in date and account to entry in the books. It must be in respect of client, and entry must be correctly passed in the books. यहाँ को कहा गया द वॉचर, वॉचिंग बेसिकली क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ वॉचर्स है। अब ये वो स्टेज आ गई है कि जब आप वॉचिंग करते हो, देखें पहले आपने एक टेक्निक टिकिंग यूज की, दूसरी टेक्निक आपने कास्टिंग यूज की, थर्ड टेक्निक आप कॉलिंग ओवर कर रहे हैं। इसके बाद आप एक और टेक्निक यूज करते हैं, वो वॉचिंग है कि अब आप वॉचर को, इनवाइसेस को, ऑडिट एविडेंस को एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे। वॉचिंग के लिए एक वॉचर अगर आपके सामने हो, तो वहाँ आप सीरियल नंबर देखते हैं, वहाँ डेट देखते हैं और रबर स्टैम्प देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प देखते हैं, उसकी डेट देखेंगे आप कि जिस ईयर का ऑडिट हो रहा है, वॉचर उसी में ही उसी से रिलेटेड हो। उससे हट के ना ऐसा ना हो 2015 का ऑडिट हो रहा है और आपके पास वॉच 16 का है, तो आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो वॉचिंग में कुछ चीज़ों का फिर ख़्याल करना होगा। जैसे हम देख सकते हैं द एक्ट ऑफ वॉचिंग कंसिस्ट ऑफ चेकिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनवॉइसेस, कैश मेमोज़, बिल्स, रिसीट्स, वाउचर्स, मिनट्स, reference to legal documents, etc., as should establish the accuracy and truthfulness of entries appearing in the book of accounts. And in those cases where it is not so, the matter are noted for the discussion. And if the auditor still remains unsatisfied, the outstanding matters are repeated to the client. यानी अगर आप वॉचिंग कर रहे हैं, वॉचिंग में आपने देखें हम नॉर्मली यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि वॉचर पेड होंगे तो वो वॉचर डिक्लेयर होगा, अनपेड हो तो वो इनवॉइस डिक्लेयर होगा। लेकिन ऑडिट में आप जब देखेंगे एज ऑडिटर, आप चाहे वॉचर हो, पेड हो, चाहे अनपेड हो, चाहे मेमो हो, चाहे कैश मेमो हो, चाहे बिल हो, चाहे रिसीट हो, कोई भी, या आप कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो जिसको आप लीगली जो आपको हेल्प आउट करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स को डिटेक्ट करने में, असेस करने में, एग्जामिन करने में, तो आप उसे एज अ ऑडिट एविडेंस लेंगे और आप उसे वॉचर कंसीडर करेंगे। तो ये हमने बात देखी यहाँ कि वॉचिंग में आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना होगा कि जैसे डेट है, जैसे सीरियल नंबर है, वॉचर शेप है, वॉचर स्टाइल है, उसका ट्रेंड है, वॉचर कलर्स हैं, इन चीज़ों को आपको देखना होगा। कंपनी नेम है, क्रेडिटर्स टाइटल, इन चीज़ों को आपको यहाँ देखना होगा। पेड वॉचर्स को क्लियर करना होगा, सेल वॉचर्स को देखना होगा, आपको परचेज़ वॉचर्स को देखना होगा। तो जैसे कहा आप लास्ट पॉइंट दे सकते हैं, द मैटर्स आर नोटेड फॉर डिस्कशन एंड इफ द ऑडिटर स्टिल रिमेन अनसैटिस्फाइड, द आउटस्टैंडिंग मैटर्स आर रिपोर्टेड टू द क्लाइंट। और अगर वॉचिंग में कुछ वॉचर्स ऐसे हैं जिनकी आपने टिकिंग की, मार्किंग की लेकिन अनसैटिस्फाइड थे,
वो अमाउंट्स क्लियर नहीं थे, डुप्लीकेशन की गई है, आप यानी डुप्लिकेटेड प्रेजेंटेबल हैं, बार-बार प्रेजेंटेशन हो रही है उन वोचर्स की, प्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। तो फिर हमें अगर आप अनसैटिस्फाइड हैं, तो उन वोचर्स को आप दोबारा रिपोर्ट कर सकते हैं क्लाइंट को, यानी फर्म को जिसका ऑडिट किया जा रहा है। ये हमारे पास 4th पॉइंट था वॉचिंग। अब आप अगर नेक्स्ट पॉइंट देख लें, वो है वेरिफिकेशन। अब एक और टेक्निक यूज़ की जा सकती है जब आप ऑडिट ऑपरेशन में, वो है वेरिफिकेशन। देखिए, वेरिफिकेशन फिजिकल भी हो सकती है, नॉन फिजिकल वेरिफिकेशंस भी की जा सकती है। यहाँ ऑडिटर एक ऑब्जर्वर भी हो सकता है। ऑडिटर थ्रू ऑब्जर्वेशन अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को, एसेट्स वैल्यूज को, लाइबिलिटीज ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन को देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। When an auditor has void the entries appearing in the books of accounts, his duty is not thereby fully discharged. If appointed for audit under the Act, he has to report whether or not the balance sheet exhibits the true and correct view of the state of affairs of the company. For this purpose, he should satisfy himself on the following points. जब ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसने वॉचिंग कर ली, उसने एग्जामिनेशन की चीज़ों की, रिकॉर्ड्स देख लिए, बुक्स देख लिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सब कुछ देखा जा चुका है। लेकिन अगर ऑडिटर की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ वो अपनी लाइबिलिटी से, अपनी ड्यूटी से, तो अब ऑडिटर का काम है कि वो जो भी वैल्यूएशन की गई है, जो वैल्यूज़ बताई गई हैं एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की या ओनर इक्विटीज़ की, उनको उसे देखना होगा, वैल्यूएशन अकाउंट्स को असेस करना होगा, एग्ज़ामिन करना होगा। यानी आपको डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड की गई है, आप वो रियल सेंस में आप उसे एग्ज़ामिन करेंगे। जो कैश शो किया जा रहा है, आप थ्रू सरप्राइज़ काउंट देख सकते हैं। इसी तरह जो लायबिलिटीज़ बताई गई हैं, क्या ये ओवरस्टेटेड तो नहीं है? क्या लायबिलिटीज़ ज़्यादा तो नहीं बताई गई? आप उनकी वेरिफ़िकेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट ये है कि ईच एसेट एंड लायबिलिटी इज करेक्टली वैल्यूड एंड करेक्टली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। पहला पॉइंट ये है कि आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर क्लियर कर लें कि जो लायबिलिटीज़ बताई गई, जो एसेट्स की वैल्यूज़ बताई गई, क्या वो करेक्टली वैल्यूड हैं? क्या प्रोसीजर मेथड या मेथड अप्लाई किया जा रहा है? इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इंटरनल चेक सिस्टम क्या कहता है इस सिस्टम का? इंटरनल ऑडिट यहाँ अप्लाइड है या नहीं? ये देखना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, that the assets actually existed at the date of the balance sheet. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या जो एसेट्स दिए गए, शो किए गए, वो बैलेंस शीट डेट पे अवेलेबल थे, एग्जिबिट्स कर रहे थे या नहीं कर रहे। यानी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में उन्हें लैंड की कुछ वैल्यूज़ बता दी, लैंड बता दी है, बिल्डिंग बता दी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर की वैल्यूएशन बता दी, लेकिन क्या ये अवेलेबल हैं? क्या ये फर्नीचर, क्या ये फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन की पोज़ेशन में हैं? अगर उनकी अवेलेबिलिटी है, अगर वो एग्ज़िस्ट करते हैं, तो फिर आप उनकी वैल्यूएशन करेंगे लीगली, और अगर एग्ज़िस्ट नहीं करते, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड कर रही है, ओवर वैल्यूएशन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द बिज़नेस। फिर ये देखना होगा वेदर दिस प्रॉपर्टीज़ आर इन पोज़ेशन ऑफ द बिज़नेस और नॉट। क्या वो ऑर्गेनाइज़ेशन की पोज़ेशन में हैं? क्या वो ऑर्गेनाइज़ेशन की बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं हैं? अगर एग्ज़िस्ट करते हैं, तो आपको उसकी जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसको एग्ज़ामिन करना होगा। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है दैट दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम चार्ज एक्सेप्ट दैट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। अगर कोई एसेट उसको एज़ अ कोलैटरल, एज़ अ कोलैटरल फॉर एग्ज़ाम्पल, या एज़ अ सिक्योरिटी किसी भी लोन के साथ सिक्योर तो नहीं करवाया गया। वो मॉर्टगेज में तो नहीं है, वो प्लेज में तो नहीं है, या कहीं वो हाइपोथिकेशन में तो ना हो, या लीन ना हो। तो ये देखना ज़रूरी है। अगर है, क्या उसको ऐसे एसेट को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज़ किया गया, फुटनोट्स में डिस्क्लोज़ किया गया। अगर किया गया है, तो फिर आप वैल्यूएशन करेंगे, नहीं किया गया तो ऑर्गेनाइज़ेशन यहाँ फ्रॉडलेंट डिक्लेयर हो रही है, मैनिपुलेशन कर रही है ऑर्गेनाइज़ेशन। द टेक्निक ऑफ ऑडिट कैरिड आउट टू अचीव द फॉरगोइंग ऑब्जेक्टिव इज़ नोन एज़ वेरिफिकेशन। तो देखिए, हमने सिर्फ वेरिफिकेशन को यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया है।
इसी बुक में आपके पास वेरिफिकेशन फिर मुकम्मल चैप्टर है और हम आउटलाइन के लास्ट जो हमारे पास वीक्स हैं 15-16 वहाँ वेरिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मीन्स कि ऑडिटर जब कॉलिंग वर्क कर ले, जब टिकिंग कर ले, मार्किंग कर ले या कोई ऑडिट टेक्निक्स यूज़ कर ले, तो अब उसे यहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी। अब देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑडिट का वो रिपोर्टिंग ही था, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑडिट डिमांड कर रहे हैं, तो अ, उनको रिपोर्टिंग करना ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, ऑडिटर ओपिनियन दे सकते हैं या तो क्वालिफ़ाइड ओपिनियन हो सकते हैं, अनक्वालिफ़ाइड हो सकते हैं, डिस्क्लेम कर सकते हैं या आपने जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि एडवर्स ओपिनियन भी दिया जा सकता है। तो ऑडिटर अगर ओपिनियन कर रहा है तो लीगली जो कंपनीज ऑर्डिनेंस को उसे फॉलो करना होगा। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का कर रहा है तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस को बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 को फॉलो करना होगा। पार्टनरशिप कर रहा है तो पार्टनरशिप को फॉलो करना होगा। यानी रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग जो है आईएसए से फॉलो करना होगा। अब रिपोर्टिंग में क्या करना है ऑडिटर को, after the above steps have been carried out, the auditor will then be required to submit his report. The form and the contents will depend upon several factors. For example, the legal status of the appointing authority, the contract for the scope of work to be done, whether the audit is being conducted under the company's ordinance, banking ordinance, or insurance law, etc. The points to be considered while drafting a report in respect of sole traders and partnership concern will be dealt with the length in the separate chapter of this book. However, the form of auditor's report to be submitted after the annual audit of the accounts of the company has been prescribed as Form 35A. अब देखें आपको इसी बुक में फॉर्म 35A भी शो किया गया है कि ऑडिटर फॉर्म 5A को नॉर्मली फॉलो कर रहा होता है जब वो ऑडिट रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग की जा रही होती है। अब जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जो फ़ॉलो आप करते हो, उसमें ये हम जैसे ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि जब कंक्लूजन दी जा रही होती है, तो कंक्लूजन बेसिकली 4th पैराग्राफ पे डिपेंड कर रही होती है। 4 पैराग्राफ होते हैं कंक्लूजन के, ऑडिट रिपोर्ट के। यहाँ वही पॉइंट्स आपको दे दिए गए कि आप एग्ज़ामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम पे रिपोर्टिंग करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग करना होगा, सैंपल चेकिंग ऑफ वाउचर्स पे रिपोर्टिंग करना होगी, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपको अपने सजेशंस या आपका ओपिनियन शो करना होगा और सबमिशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर को यानी ऑडिटर की फर्स्ट से क्या रिपोर्ट में शो करेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम कितना एक्यूरेट था, कितना बेस्ट था या कितना लीगल था या इलीगल था, फ्रॉडलेंट था, ये बताना ज़रूरी है। इंटरनल कंट्रोल सेकंड पॉइंट आ जाता है कि इंटरनल कंट्रोल मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, अप्रेज़ल सिस्टम है, जिस सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल मेथड्स को फ़ॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, फंक्शन कर रही है, तो ये सिस्टम अवेलेबल है, एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है या किस लेवल पे काम किया जा रहा है, तो ये आप ज़रूर बताएँगे। इसी तरह वाचर आप अगर चेक कर रहे हैं, तो कौन-सा मेथड सैंपलिंग का आपने लिया, मुकम्मल वाचिंग नहीं कर सकते, फिर सैंपलिंग आप यूज़ करते हो, डिफरेंट टेक्निक्स आप यहाँ यूज़ करते हैं सैंपलिंग की। सैंपलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हुए आप वाचिंग करते हैं। ये बताना होगा कि वहाँ आपने वाचर जब एग्ज़ामिन किए, तो वाचिंग में आपने क्या कंक्लूड किया। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और फिर ऑडिटर रिपोर्ट जो है, इस पे काम करना होगा। ये हमारे पास अ, फर्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेशन ऑफ ऑडिट में हमने 6 टेक्निक्स पे बात की, 6 बेसिक टेक्निक्स पे, जिसमें मैंने आपको कहा कि जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन करनी होगी, आपको वॉचिंग करनी होगी, आपको टिकिंग टेक्निक को अप्लाई करनी होगी, आपको लास्ट रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं, जिनको आप अप्लाई करके एक बेस्ट ऑडिट कर सकते हैं, एक अच्छा ऑडिट
क्वालिटेटिव ऑडिट आप कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आज के लेक्चर में वो है प्रोसीजर्स अफेक्टिंग ऑडिट। अब ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो वो कुछ टेस्ट लगाते हैं, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करता है जिसमें कंप्लायंस प्रोसीजर हो सकता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो एक एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो ऑडिटर वही एफएसए ही अप्लाई करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही अप्लाई करता है और फिर देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रिपोर्टिंग कर रही है और उसके रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, ऑडिट टीम के रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गए। सब्सटेंसिव प्रोसीजर इसी तरह या कंप्लायंस प्रोसीजर, ये 3 बेसिक प्रोसीजर्स हमारे पास ऐसे हैं जो आपके ऑडिट को अफ़ेक्ट करते हैं, जिनकी बेसिस पे ऑडिट किया जा सकता है। तो फर्स्ट हो गया कंप्लायंस प्रोसीजर। These tests are designed to obtain reasonable assurance that those internal controls on which audit reliance is to be placed are in effect. अब ए कंप्लायंस प्रोसीजर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी विजन बता रही है, उसका मिशन है या उसकी कोई कोर वैल्यूज़ हैं या कोई स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में रिटन आपको लीगल स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। उसकी आपको वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, उसकी कॉपीज़ मिल जाती हैं, जो ऑडिटर पहले डिमांड करता है जब ऑडिट स्टार्ट हो रहा होता है ऑडिटर्स को ये डिमांड करने होते हैं। तो अब ऑडिटर या ऑडिट टीम ये एग्जामिन करती है कि क्या इन प्रोसीजर्स को, इस कंट्रोलिंग सिस्टम को, वो साइबरनेटिक कंट्रोल हो सकता है, वो प्री कंट्रोल हो सकता है, वो सबमिटिव हो सकता है, पोस्ट कंट्रोल हो सकता है, क्या ये कंट्रोल्स एप्लीकेबल हैं भी या नहीं। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको हेल्प आउट करे या सरप्राइज़ चेक, यहाँ सरप्राइज़ काउंट, यहाँ ऑडिटर ऑब्जर्वेशंस ये हेल्प आउट करती हैं कंप्लायंस प्रोसीजर्स में। और होता ही ऐसे है कि ऑडिटर टीम जो है वो यहाँ एक एज़ अ ऑब्जर्वर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हैं और फिर देखती हैं कि इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्या वीकनेसेस हैं। इसी तरह जब ऑडिट आप स्टार्ट करते हो एज़ अ ऑडिटर तो आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। Substantive procedure means कि these are designed to obtain evidence as to the completeness, accuracy and validity of the data produced by the accounting system. यानी अकाउंटिंग सिस्टम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो किया जा रहा है, जहाँ जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जा रहे हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग की जा रही है। तो यहाँ आपको देखना होता है कि क्या ये अकाउंटिंग डेटा जो प्रोवाइड किया जा रहा है या जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें इसकी कंप्लीटनेस, इसकी एक्यूरेसी, जैसे हम एफएसए में पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, उसमें टाइमलाइन फैक्टर भी हो, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने कुछ बात की थी। रिलायबल हो, रेलेवेंस हो। तो अब ये देखना होगा कि जो सिस्टम इस ऑर्गेनाइज़ेशन में फ़ॉलो किया जाए, आप काफ़ी कंपनीज़, ऑर्गेनाइज़ेशंस या बिज़नेसेस देखते हैं कि वहाँ हमें कोई प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड्स नज़र नहीं आते। वहाँ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स अप्लाइड नहीं होते। वहाँ कोई वेल डिफाइंड सिस्टम नज़र नहीं आता। यानी अकाउंटिंग हो ही नहीं रही होती, वहाँ बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो ऐसे इदारे आप देखते हो कि उसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, ना वो फ्लरिश कर रहे होते हैं और ना वो फाइनेंशियली कोई उनकी स्ट्रेंथ नज़र आती है। तो ये अब नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर, यानी आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर जब चेक करेंगे, अप्लाई एग्ज़ामिन करेंगे या सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स को आप जब देखेंगे, तो वहाँ आप 2 पॉइंट दे सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांज़ैक्शन एंड बैलेंसेस। अब यानी जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं और जो बैलेंसेस हैं, इनको आप टेस्ट करेंगे, यहाँ कुछ टेस्ट्स अप्लाई करेंगे और सब्सटेंसिव प्रोसीजर होगा ये। उसके लिए यही होता है कि कुछ मेंबर्स को, कुछ ऑडिट टीम मेंबर्स को आप डिफरेंट आप कह सकते हैं कि टास्क दे देते हैं और उनका काम यही होता है कि वो फिर कुछ लोग ट्रांज़ैक्शंस को चेक करते हैं, कुछ लोग बैलेंसेस को एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं, कुछ लोग बुक्स को देख रहे होते हैं, कुछ लोग वाचर्स को देख रहे होते हैं। या आप टाइमली ये एक्टिविटीज़ जैसे ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं, ऑडिट प्लान्स हैं, इनको फ़ॉलो करते हुए आप ये काम करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर हो सकता है, वो है एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज़ एंड ट्रेंड्स इंक्लूडिंग द रिजल्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस एंड आइटम्स। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप कुछ सिग्निफिकेंट रेशियोज़ मीन्स सारी रेशियोज़ नहीं,
कुछ रेशियोज आप अप्लाई करते हो, आप देखते हो कंपनी या साइज ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसको देखते हुए या टाइम आपके पास अवेलेबल कितना है ऑडिट के लिए, उसको फॉलो करते हुए आप एक सब्सटेंशियल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो रेशियोज आपको बताती हैं फिर कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी रिकॉर्ड जो है, जो डाटा दिया गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी वैलिड है। इसी तरह एनालिटिकल प्रोसीजर जो सब्सटेंसिव में भी कुछ हद तक अप्लाई हो जाती है। These are used to describe the analysis of significant ratios and trends, including investigation of unusual fluctuation। यानी कुछ आइटम्स में, कुछ अकाउंट्स में अनयूजुअल फ्लक्चुएशन नजर आती हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर कैश में बहुत बड़ा चेंज नजर आए, अकाउंट पेएबल में बहुत बड़ा चेंज आए, करंट लायबिलिटीज में चेंज नजर आ रहा हो, फिक्स्ड लायबिलिटीज में बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा हो, इक्विटीज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, तो अब फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि लायबिलिटीज इतनी कम क्यों हो गई, इतनी ज्यादा क्यों हो गई, या ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, सुप्रेशन क्यों की गई, इन्फ्लेशन क्यों नजर आ रहा है, एसेट्स जो हैं हाईली वैल्यूड क्यों हो गई इस ईयर में, प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं था। तो अब ये कुछ एनालिटिकल यानी एनालिसिस जो हैं, जो कंपनी की तरफ से किए गए हैं एनुअल रिपोर्ट में, या जो आप अब कर रहे हैं, इनको आप कंपेयर करते हैं। तो अब आप यानी हम इस टॉपिक में, सेकंड टॉपिक जो हमारा था, यहाँ हमने डिस्कस किया कि जब आप ऑडिट करते हैं तो आप बेसिकली ओवरऑल 3 प्रोसीजर्स या टेस्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट हो सकता है कंप्लायंस। कंप्लायंस मीन्स के रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहे हैं, को अप्लाई किया गया है, उनकी कहीं इम्प्लीकेशंस हैं या नहीं है। इसी तरह सेकंड हो सकता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में आप देखते हो कि जो डिटेल दी गई, जो ट्रांजैक्शंस दी गई, ये डिटेल प्रोसीजर्स हैं, इनको अप्लाई करेंगे। कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी देखेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट लास्ट हमने बात की कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको देखने होंगे कि जो एनालिसिस किए गए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो एफएसए किया गया, या आप अपने एनालिसिस या अपनी रूल्स रेगुलेशंस को, मेथड्स को फॉलो करके आप यहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर के ज़रिए भी चेक कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्यूरेसी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस को देखा जा सकता है। अब हमारे पास है थर्ड टॉपिक जो है कंडक्ट ऑफ ऑडिट। और आउटलाइन में आप देखें तो हमने इसे कहा कि टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब कंडक्ट ऑफ ऑडिट बेसिकली 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट होगा कंटिन्यूअस ऑडिट, सेकंड आपके पास इंटरिम ऑडिट, और थर्ड पॉइंट है मेरे पास फाइनल ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट देखें सिंपल है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरवल्स में ऑडिट करवाए, कंटिन्यूअसली ऑडिट हो रहा हो, हर मंथ का आप ऑडिट करवाते जाएं। अगर क्लाइंट का ऑडिट, कंपनी का ऑडिट, किसी फर्म का ऑडिट कंटिन्यूअसली हो रहा हो, डिसाइडेड इंटरवल्स में हो रहा हो, असाइन्ड इंटरवल्स में हो रहा हो कि हर क्वार्टर का होगा, हर मंथ का होगा, तो ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ कंटिन्यूअस ऑडिट फिर अप्लाई किया, जैसे बैंकिंग सेक्टर है कि आप कंटिन्यूअस ऑडिट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट डिस्टर्ब करता है जो एक लाइन ऑफ वर्क को, थ्रेड ऑफ वर्क को डिस्टर्ब करता है कंटिन्यूअस ऑडिट, और फाइनल ऑडिट डिस्टर्बेंस नहीं करता। तो कंटिन्यूअस ऑडिट को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रनिंग ऑडिट। अंडर सच अ टाइप ऑफ ऑडिट एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ बिजनेस हाउस एज एट इंटरवल्स व्हिच मे बी फिक्स्ड और अदरवाइज। ये इंटरवल्स यानी कुछ अगर इंटरवल्स में आ रहा है ऑडिटर, तो या तो ये फिक्स होगा, ये टाइम फिक्स्ड हो सकते हैं, या आपने, ऐसे मैंने आपको कहा, एक स्केड्यूल दे दिया जाएगा ऑडिट टीम को, और उन स्केड्यूल्स में आप जाके ऑडिट करेंगे। जैसे हर मंथ के स्टार्ट में, फर्स्ट वीक में, या लास्ट वीक में, या क्वार्टर में, सेमी एनुअली। लेकिन अगर ऐसा हो, ऐसा नहीं भी हो सकता कि आप सरप्राइज ऑडिट भी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अगर अलाउ हो during the financial year and check the books to date as far as possible. This type of audit is prescribed when it is desired that the audited final accounts should be ready
immediately after the close of financial year, as in the case of banking companies. When a business is extraordinarily large and various transactions are to be checked, when in business house monthly or quarterly final accounts are required throughout the year. यहाँ हमने कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस ऑडिट में आप एज एन ऑडिटर आप डिफरेंट इंटरवल्स में विजिट कर सकते हैं बिजनेस का, क्लाइंट का, या आप सरप्राइज विजिट्स कर सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखा जा सकता है, मंथली बेसिस पे एग्जामिन किया जाए, और यहाँ फिर एक्यूरेसी की बात भी आ जाती है कि कंटिन्यूअस ऑडिट में एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। यहाँ फ्रॉड कम नज़र आते हैं, क्योंकि जब आप डिफरेंट इंटरवल्स में एग्जामिन कर रहे हैं चीज़ों को, एग्जामिनेट कर रहे हो या असेस कर रहे हो, तो वहाँ फिर फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम इस कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो एडवांटेज है वो ईज़ी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। जैसे अभी मैंने बात की आपको कि जब आप कंटिन्यूअस टाइम में हर मंथ ऑडिट आएगा, एक्सटर्नल ऑडिट आएगा या इंटरनल ऑडिट आएगा हर मंथ अगर, तो फिर वर्कर्स जो है वो एरर कम से कम करते हैं, क्योंकि हर मंथ आके ऑडिटर एरर ऑफ ओमिशन, कोमिशन, कंपेंसेटरी, क्लेरिकल, ट्रायल बैलेंस एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कोई भी एरर हो, ये मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल, अगर कोई भी एरर ऑडिटर लोकेट करता रहे, उसकी प्रिवेंशन सजेस्ट करता रहे, तो वो ऑडिट कम हो, वो एरर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट, इजी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। As the books are checked soon after the entries have been made, errors can be spotlighted as well as rectified more quickly. Similarly, fraud can be detected as an early stage. और यहाँ पे हर एक स्टेज पे आपको आपका अप्रेजल क्लियर होना शुरू हो जाता है, मैनेजमेंट को भी और ऑडिटर को भी। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है चेक ऑन फ्रॉड्स। ऑडिटर जब भी इंटर कंटिन्यूअस ऑडिट करता है, तो यहाँ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, फ्रॉड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी को हमने कहा चेक ऑन फ्रॉड्स। It imposes a check upon fraud because of reason that books are kept up to date and moral check is exerted on the staff. तो अब जैसे हमने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स में कहा कि मॉरल एग्जामिनेशन, तो मॉरल एग्जामिनेशन भी यहाँ क्लियर होना शुरू हो जाती है। जो अनएथिकल बिहेवियर्स हैं ऑडिटर्स के, सॉरी क्लाइंट के, अनएथिकल बिहेवियर जो है कंपनी का या वर्कर्स का, वर्कफोर्स का, तो ये मॉरली आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, अगर आप कंटिन्यूअस ऑडिट कर रहे हो। Quick completion, next point है. The accounts are kept up to date and audit can be completed more quickly and accounts can be presented to the shareholder soon after the closing of financial year. और जब आप क्विक कंप्लीशन करते हो तो सॉरी, जब ऑडिट हो रहा होता है कंटिन्यूअस, तो यहाँ आपके टीम मेंबर्स, आपके वर्कर्स अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑडिट करें, तो जो भी क्लाइंट स्टाफ है, जो भी कंपनी स्टाफ है, वो अपने रिकॉर्ड्स को क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं। इन टाइम कंप्लीशन हमें नज़र आती है, क्योंकि क्लियर होता है कि हम अगर इन टाइम कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऑडिट स्टार्ट नहीं हो पाएगा, और ऑडिट होना है, ये ज़रूरी है। तो ये एक फिर इन टाइम तमाम टास्क जो हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हैं, अकाउंटिंग साइकिल जो है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ये कंप्लीट इनकी कंप्लीशन नज़र आती है। जिसे हमने कहा कि द अकाउंट्स आर केप्ट अप टू डेट एंड द ऑडिट कैन बी कंप्लीटेड मोर क्विकली एंड अकाउंट्स कैन बी प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर सून आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जितना क्विकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो पाएंगे, आप देखते हो कि उतना ही आपके स्टेक होल्डर्स के, क्लाइंट के स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो रहा होता है। शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड डिक्लेयर हो सकते हैं, रिजर्व वैल्यूज़ क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, बिजनेस की वर्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है, वर्थ वर्थ डिक्लेयर्ड होना शुरू हो जाती है। तो तमाम बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो है उसको पब्लिक किया जा सकता है, अगर इन टाइम रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड हों या मेंटेन हों। नेक्स्ट जो एडवांटेज हम ले सकते हैं वो क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट विद द बिजनेस। द ऑडिटर वाइल practicing this type of audit can have greater touch with the transaction of the going concern.
In this way, he can consider all the important points and there is a less likelihood of neglecting any important matter. और जब यहाँ ऑडिट किया जा रहा है तो क्लोजर कॉन्टैक्ट विद बिजनेस की बात हो रही है। तो अब ऑडिटर को काफ़ी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये रूटीन एग्जामिनेशन हो रही है, रूटीन चेकिंग है। यानी ऑडिटर रूटीन चेकिंग भी कर सकता है, ऑडिटर सरप्राइज़ काउंट भी कर सकता है। ऑडिटर अगर कंटिन्यूअस ऑडिट करता है तो यहाँ रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन चेकिंग भी साथ-साथ हो रही होती है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होता है कि इस इदारे के रूल्स क्या हैं, इस इदारे में रियल सेंस में काम कैसे हो रहा है, इसका कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसका अप्रेज़ल होता है या नहीं होता है, यहाँ कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जो फ्रॉडलेंट हैं या फ्रॉडलेंट सिस्टम का पार्ट हैं या फ्रॉडलेंट सिस्टम को प्रमोट करते हैं। कौन से अथॉरिटीज़ ऐसी हैं, कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ फिर क्लोज़र कॉन्टैक्ट विद द बिज़नेस ये एक ऑडिटर का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम एक एडवांटेज ले सकते हैं, लास्ट हम पॉइंट अगर लें वो है प्रॉपर अटेंशन। As the auditor has ample time before the finalization of accounts, greater attention can be paid to the checking of accounts and detection of errors and frauds. अब एरर और फ्रॉड्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। हर 1 मंथ में आप ऑडिट पे आ रहे हो, हर एक इंटरवल पे डिसाइडेड इंटरवल्स में आप ऑडिट कर रहे हैं। यानी अगर ईयर एंडेड ऑडिट आप ऑडिट किया जा रहा है, तो उस ऑडिट में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी एरर्स ऐसे होते हैं जो लोकेट नहीं किए जा सकते। काफ़ी फ्रॉड ऐसे होते हैं जिनको लोकेट नहीं किया जा सकता, लैक ऑफ टाइम की वजह से। लेकिन अगर यही जॉब, यही टास्क कंटिन्यूअसली हो रहा हो तो काफ़ी एरर्स जो आप कह सकते हैं कि एट द एंड लोकेट नहीं हो सकते, वो यहाँ लोकेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है प्रॉपर अटेंशन। तो ये हमने फर्स्ट टाइप देखा ऑडिट का, जो था कंटिन्यूअस ऑडिट। अब हम नेक्स्ट जो टाइप देख सकते हैं वो आपके पास है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट बेसिकली एक मिडवे ऑडिट है, आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस और फाइनल ऑडिट के दरमियान अगर कोई ऑडिट किया जाए तो उसे इंटरिम ऑडिट कहा जाता है। इंटरिम ऑडिट लाइज मिडवे बिटवीन फाइनल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट। In order to know the reliable trading results of the business or part of the year, the client may arrange for carrying out an interim audit to be carried out during the year. For example, monthly, quarterly, or half yearly. अब फ़र्क क्या है कंटिन्यूअस ऑडिट में और इंटरिम ऑडिट में? कंटिन्यूअस ऑडिट में कोई एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं की जाती। कंटिन्यूअस ऑडिट जब भी हो रहा होता है तो वो एक रूटीन ऑडिट है एक्सटर्नल पार्टी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी ही ऑडिट करेगी, लेकिन ये रूटीन ऑडिट है। जब इंटरिम ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है फिर। यानी जब स्टेक होल्डर्स या जब क्लाइंट या आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स या अथॉरिटीज़, लीगल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट रेगुलेटरी यूनिट्स जब चाहते हैं कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइज़ेशन रिपोर्ट करे अपनी अ, ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो फिर इंटरिम ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देख लें अगर पार्टनरशिप बिज़नेसेस को देखें, जहाँ अगर किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है या नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करना, जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, जिसमें लायबिलिटीज़ को डिक्लेयर करना ज़रूरी है बिज़नेस की, तो वहाँ फिर इंटरिम ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरिम ऑडिट का मकसद या ऑब्जेक्टिव ये है, इंटरिम ऑडिट इसलिए किए जाते हैं ताकि कंटिन्यूअस ऑडिट जो हो रहे हैं उनको आप फाइनल शेप में, फाइनल ट्रेंड में उनकी रिपोर्टिंग की जाए। ये आपके पास है इंटरिम ऑडिट। और ये इंटरिम ऑडिट हमेशा अगर कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है तो उसके बाद इंटरिम ऑडिट हो सकता है, या फिर कंटिन्यूअस नहीं हो रहा अगर और आप फॉर एग्जांपल हाफ पीरियड की सेमी एनुअली अगर ऑडिट करना चाह रहे हैं या आप क्वार्टरली सिर्फ ऑडिट करना चाह रहे हैं, तो उसके अगर फाइनल रिपोर्टिंग इशू हो, फाइनल रिपोर्टिंग करे ऑडिटर, तो आप इसे इंटरिम ऑडिट कहेंगे। और इसी तरह अगर फॉर द ईयर ऑडिट हो तो उसे फाइनल ऑडिट कहा जाएगा, फॉर द पीरियड्स ऑडिट हो उसे फाइनल ऑडिट कहा जाएगा।
The client may arrange for carrying out of an interim audit to be carried out during the year, such that monthly, quarterly, or half yearly. For example, if the directors of the particular company desire to pay the interim dividend after a certain period, say 9 months after the date of financial closing, an interim audit may be conducted. तो अगर यानी एक ही साल कंप्लीट नहीं हुआ, एक अकाउंटिंग साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सेमी एनुअली या क्वार्टरली या फॉर द 9 मंथ्स और फॉर द 6 मंथ्स अगर पीरियड कंप्लीट हो चुका है और उसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, इंसॉल्वेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप अगर ऑडिट करवाते हैं या ऑडिट क्लाइंट का हो रहा है या किया जा रहा है या एज एन ऑडिटर आप ऑडिट कर रहे हैं, तो इसे इंटरिम ऑडिट कहा जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस कुछ हैं हमारे पास, जो मेजर एडवांटेजेस हैं कि इट एनेबल्स द फाइनल ऑडिट टू बी कंप्लीटेड सून। जब इंटरिम ऑडिट हो जाए, उसकी रिपोर्टिंग भी हो जाए, तो जब फाइनल ऑडिट आता है तो उसके लिए फाइनल ऑडिटर्स को, ऑडिट टीम को, या वही जिन लोगों ने, वही टीम जिन लोग जिस टीम ने इंटरिम ऑडिट किया, उसको अब जरूरत नहीं पड़ती कि वो दोबारा ईयर ऑडिट करें। तो यहाँ फिर ईयर ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ फिर आप जो ऑडिट हो चुका होता है, उसी रिपोर्टिंग को कंटिन्यू। इस तरह एक और एडवांटेज ये है कि ऑडिटर सजेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली इन एन इंटरिम ऑडिट देन इन केस ऑफ फाइनल ऑडिट। थ्रू एन इंटरिम ऑडिट वर्क कैन बी satisfactorily done by audit along with the advice of the auditor। तो यहाँ फिर एडिटर एडवाइसेस को, उसके ओपिनियंस को फॉलो किया जाता है। और जब ईयर ऑडिट आ रहा होता है, फाइनल ऑडिट जब स्टार्ट होता है, तो उसके लिए पहले से ही तमाम प्रोसीजर्स अप्लाई हो चुके होते हैं, ऑडिटर ओपिनियन को फॉलो किया जा चुका होता है, ऑडिटर सजेशंस को फॉलो किया जा रहा होता है, और कंपनी फिर अपने मेथड्स को, अकाउंटिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर चुकी होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट कर चुकी होती है, एरर्स को रेक्टिफाई कर चुकी होती है, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स को, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा चुका होता है। तो ये है इंटरिम ऑडिट। अब हम लास्ट टाइप ले रहे हैं, वो मेरे पास है फाइनल ऑडिट। देखें, फाइनल ऑडिट बेसिकली एक एक कंप्लीटेड ऑडिट है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पीरियड के लिए, लेट्स सपोज फॉर द ईयर्स, फॉर अ ईयर, मोर देन वन ईयर, अगर आप ऑडिट चाह रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं, तो आप इसे फाइनल ऑडिट कहेंगे। यानी फाइनल ऑडिट मींस कि जब फाइनल रिपोर्टिंग की जाए। देखें, इंटायर कंटिन्यूअस ऑडिट में आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते, रिपोर्टिंग की भी जा रही होती है तो वो सिर्फ क्लाइंट तक जा रही होती है, सजेशंस होती हैं। ताकि जब एक कंपनी चाहती है, एक क्लाइंट क्लाइंट चाहते हैं, शेयर होल्डर चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट रिपोर्टिंग हो, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ यहाँ प्रिवेल ना करें, तो वहाँ फिर कंटिन्यूअस ऑडिट को साथ साथ, जैसे मैंने आपको रूटीन चेकिंग, एग्जामिनेशन, रूटीन ऑडिट किया जाता है। इंटरिम ऑडिट में आप फाइनल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। इंटरिम ऑडिट तब ज़रूरत पड़ता है जब आप चाहते हैं कि ईयर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन डिविडेंड देना है, ईयर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन रिपोर्टिंग करनी है, ईयर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन कोई लीगल केस है, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, तो वहाँ फिर आप इंटरिम ऑडिट करते हैं। जब आप फाइनल ऑडिट कर देते हैं, तो फाइनल ऑडिट में आपकी तमाम इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स ट्रांसफ़र की जाती हैं, पब्लिक की जाती हैं या पब्लिश की जाती हैं। Final audit or a complete audit is a one which is started after the close of accounting year of the business and it is carried out until completion. It is also called balance sheet audit or periodical audit. जैसे अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है तो फाइनल ऑडिट किए जाते हैं। तो फाइनल ऑडिट अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीशन के बाद होगा। इंटरिम ऑडिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग साइकिल होगा। और कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो कंटिन्यूअसली अकाउंटिंग साइकिल को अगर एग्जामिन किया जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस ऑडिट होगा। अच्छा, फाइनल ऑडिट को आप बैलेंस शीट ऑडिट भी कह सकते हैं या इसे पीरियोडिकल ऑडिट भी कहा जा सकता है। बैलेंस शीट ऑडिट इसलिए इसमें वो तमाम जो आपके पास बैलेंस शीट एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, इनको एग्जामिन किया जाता है। इन डिटेल एग्जामिनेशन की जाती है। एडवांटेजेस में देखें तो फर्स्ट मेरे पास एडवांटेज, द ऑडिटर इज सप्लाइड विद द फुल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द ईयर अंडर रिव्यू एंड ही कैन परस्यू द बुक्स एंड अकाउंट्स ड्यूली कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ ये होता है कि ऑडिटर
1 साल का जितना भी रिकॉर्ड हो, 1 से ज़्यादा पीरियड्स का अकाउंटिंग पीरियड्स का जो भी रिकॉर्ड है, उनको तमाम आप मेथड्स को, प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हुए यहाँ ऑडिट करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं। एक एडवांटेज तो ये हुआ कि यहाँ ऑडिटर वो तमाम फैक्ट्स बेस्ड ओपिनियन दे पाता है। तमाम फैक्ट्स को, तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को एग्ज़ामिन करने के बाद, असेस करने के बाद एक प्रॉपर बेस्ट रिपोर्टिंग की जा सकती है। जब तक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट ना हो, ऑडिटर फाइनल ओपिनियन कभी नहीं दे सकता। यानी काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस ऐसी हो सकती हैं जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इनकर्ड हुई हों। तो आपने अगर इंटरिम ऑडिट की है 9 मंथ्स के लिए, तो उसमें वो ट्रांज़ैक्शन अप्लाई ही नहीं हुई, वो ट्रांज़ैक्शन अकर ही नहीं हुई, तो कैसे फिर आप उन ट्रांज़ैक्शंस की ओपिनियन दे सकते हैं, उन ट्रांज़ैक्शन को पार्ट बना सकते हैं? तो बेस्ट तो है फाइनल ऑडिट कि फाइनल ऑडिट की तरफ आप जाएँ अगर, तो फाइनल ऑडिट में एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो चुके होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, जहाँ कंप्लीटनेस को देखा जा सकता है, जहाँ आप कह सकते हैं एक्यूरेसी को देखा जा सकता है, रिलायबिलिटी को चेक किया जा सकता है, टाइमलाइन वैल्यूज़ को चेक किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि ऑडिटर फाइनल ऑडिट में ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एन ऑडिटर कैन report each and every factor towards their client or stakeholders. इस नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि देयर इज a less danger of manipulation and alteration of figures after they have been checked. जब ऑडिटर फाइनल ऑडिट कर ले, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाए, तो अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दोबारा रेक्टिफिकेशन, उनकी अल्टरेशन नहीं हो सकती। लेकिन ये काम इंटरिम में या कंटिन्यूअस में हो सकता है। जब 9 मंथ्स का ऑडिट होता है, तो उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन सजेस्ट की गई हैं, तो लास्ट क्वार्टर में उन रेक्टिफिकेशन को सॉरी उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। उन फ्रॉड्स को, उन फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शंस को यहाँ छुपाया जा सकता है। लेकिन फाइनल ऑडिट में जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाए, तो अब ऑडिटर को कोई एक्सेस नहीं होती अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटेंट को कोई एक्सेस नहीं होती अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, क्लाइंट को कोई एक्सेस नहीं होती अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। तो यहाँ चांसेस बहुत कम होते हैं अल्टरेशन के या मैनिपुलेशन के, कि अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद अकाउंटेंट में कोई अल्टरेशन करे, बुक्स में कोई अल्टरेशन करे, अगर ऑडिट फाइनल ऑडिट स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह लास्ट एडवांटेज हम कह सकते हैं, थ्रेड ऑफ वर्क इज नॉट लाइकली टू बी लॉस्ट एज द होल वर्क इज परफॉर्म्ड एट वन स्ट्रेच। अब अगर एक ही सीक्वेंस में आप एक दफ़ा एक टाइम में तमाम काम कंप्लीट हो चुका, अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो चुका, जर्नलाइज़ हो चुका है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग एंट्रीज़, अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो चुका है अगर, और अब अगर ऑडिट किया जा रहा है, तो जो नेक्स्ट ईयर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। जो रनिंग टाइम है, रनिंग ईयर है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, ऑपरेशनल ईयर जो अब चल रहा है, फंक्शनल ईयर, वो अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी अब कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं एक्वायर करेगा ऑडिटर जो करंट ईयर का, जो ऑपरेशनल ईयर का, फंक्शनल ईयर का पार्ट है या फंक्शनल ईयर के लिए ये ज़रूरी है। अब अकाउंटेंट को कोई एक्सेस नहीं है कि वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स को दोबारा ओपन करे या प्रीवियस रिकॉर्ड्स तक ऑडिटर को एक्सेस ना दे। तो फाइनल ऑडिट जब हो रहा होता है, तो अब ऑडिटर को तमाम रिकॉर्ड्स पर एक्सेस होती है। तमाम रिकॉर्ड्स में उसे एक्सेस होती है कि वो ईज़िली अब तमाम रिकॉर्ड्स को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, उनकी असेसमेंट कर सकते हैं, उनका ऑडिट कर सकते हैं। तो ये फाइनल ऑडिट का एक एडवांटेज है, जो हमें ना तो कंटीन्यूअस ऑडिट में नज़र आता है, ना ही इंटरिम ऑडिट में नज़र आता है। क्योंकि जब कंटीन्यूअस ऑडिट हो रहा होता है, तो अकाउंटिंग भी साथ हो रही होती है और कंटीन्यूअस ऑडिट भी हो रहा होता है। तो वहाँ ऑडिटर काफ़ी कुछ चीज़ों को पेंडिंग रखता है, काफ़ी रिकॉर्ड्स को पेंडिंग रखता है, तो ऐसे रिकॉर्ड्स फिर डमी रह जाते हैं और उनका ऑडिट नहीं हो पाता। लेकिन अगर इंटरिम को देख लें, इंटरिम ऑडिट में अगर फॉर हाफ ईयर अगर ऑडिट किया जाए, सेमी एनुअली ऑडिट किया जा रहा है, तो वहाँ सेमी एनुअली आप नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अगर अकाउंटिंग साइकिल वहाँ वाइंड अप कर दें, तो फिर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स जो हैं, उनके लिए आपको फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे और नहीं किया जा सकता है। ऐसा कि अकाउंटिंग साइकिल 1 ईयर के लिए आपको ज़रूर लीगली
फॉलो करना पड़ता है। तो ये हुआ इंटरिम ऑडिट का डिसएडवांटेज कि इंटरिम ऑडिट में ऑडिटर प्रॉपर ओपिनियन नहीं दे पाता। एक आप कह सकते हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन, एक बेस्ट ओपिनियन नहीं दे पाता, एक फैक्चुअल ओपिनियन नहीं दे पाता। लेकिन यही आप अगर फाइनल ऑडिट में देख लें तो फाइनल ऑडिट में ये एडवांटेज है कि जब फाइनल ऑडिट स्टार्ट हो रहा होता है तो अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है ऑलरेडी। अब अकाउंटेंट ना तो अल्टरेशन कर पाएगा, ना क्लाइंट मैनिपुलेशन कर पाएगा, ना कोई रिकॉर्ड्स कोई मिसफीजेंस होगी, ना ही वॉचर को यहाँ कोई चेंज किया जा सकेगा, अल्टरेशन की जा सकेगी। तो ये हमारे पास फाइनल ऑडिट है जिसमें हमने लास्ट में कहा कि थ्रेड ऑफ वर्क इज नॉट लाइकली टू बी लॉस्ट एज द होल वर्क इज परफॉर्म्ड एट वन स्ट्रेच। और यहाँ तमाम काम, तमाम अकाउंटिंग साइकिल की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अब कंप्लीट हो चुकी होती है और फाइनल ऑडिट भी वैसे कंटिन्यूअसली कंप्लीट हो जाता है जैसे अकाउंटिंग साइकिल वाइंड अप हो चुका है इन वन स्ट्रेच। या अकाउंटिंग में जनरल भी कंप्लीट हुआ पर हो चुका है, अकाउंटिंग साइकिल का लेजर हो चुका है, ट्रायल बैलेंस हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या उससे पहले आपके पास वर्कशीट है या एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और फिर क्लोजिंग एंट्रीज की स्टेज है लास्ट। तो ये तमाम स्टेजेस अकाउंटेंट कंप्लीट करने के बाद अब ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं। कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस में कभी ऑडिटर को बैरियर नज़र आएगा, हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, ट्रायल में कभी हर्डल फेस करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी हर्डल फेस करने पड़ेंगे, वॉचिंग में, कभी क्लोजिंग में, कभी एडजस्टिंग में। तो वहाँ उसे प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ क्लोजिंग हुआ ही नहीं होता अकाउंटिंग साइकिल, तो क्लोजिंग एंट्रीज यानी जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं वो क्लोज ही नहीं हुए होते। और फाइनल ऑडिट जब आता है तो टेम्पररी अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते हैं। लास्ट ऑफ स्टेटमेंट देख लें अगर स्लाइड पे, द फाइनल ऑडिट वर्क satisfactorily in case of small concern, but in case of large business, it takes more time to check accounts and to submit the report to the shareholders. जो साइज ऑफ बिजनेस होगा, साइज ऑफ द फर्म होगा, उसको देखते हुए फाइनल ऑडिट टाइम लेता है। फर्म या कंपनी का साइज जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बिजनेस होगा, उतना ही टाइम लेगा ऑडिट और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। और जितना ही एक स्मॉल कंसर्न होगा, बिजनेस होगा, तो वो कम टाइम लेगा। डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस पे और साइज ऑफ द बिजनेस और फर्म पे। तो आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया कुछ टेक्निक्स देखे हमने कि आप ऑडिटर हैं तो आपको क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। इसी तरह सेकंड टॉपिक हमारा रहा कि कौन से ऐसे टेस्ट या प्रोसीजर्स अप्लाई आप कर सकते हैं, डिटेल्ड टेस्ट या प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, मैकेनिज्म्स, इनको आप फॉलो करके ऑडिट कर सकते हैं। और लास्ट हमने कहा कि टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने कहा कि एक टाइप कंटिन्यूअस हो सकता है कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट भी आप कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिटर हैं, आप इंटरिम ऑडिट भी कर सकते हैं। आप अगर एक्सटर्नल ऑडिटर हैं तो आप फाइनल ऑडिट भी कर सकते हैं। और हर एक टाइप में हमने साथ साथ एडवांटेजेस भी डिस्कस किए कि क्या एडवांटेजेस हैं इन टाइप्स के, कि फाइन कंटिन्यूअस ऑडिट के क्या फ़ायदा हो सकता है कंपनी को, कंसर्न को, या एक क्लाइंट को, या एक या स्टेक होल्डर्स को। फिर हमने कहा इंटरिम ऑडिट के क्या एडवांटेजेस हैं कंपनी को, क्लाइंट को, या स्टेक होल्डर्स को। और इस तरह फाइनल ऑडिट पे भी हमने कुछ एडवांटेजेस देखे। इन तमाम तीन जो टाइप हमने देखे, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आप देख सकते हैं, बुक में गिवन है। अ, अगर आप हर एक टाइप इनके कंपैरेटिव एनालिसिस में चले जाएँ, कंपैरेटिव स्टडी में चले जाएँ, तो फिर आप जो एडवांटेज में है, तो नेक्स्ट जब फाइनल ऑडिट के जो एडवांटेजेस हैं, इनको आप डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर सकते हैं कंटिन्यूअस में और इंटरिम में। तो आज के लेक्चर में कोई भी इशू रहे, कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर आपने कमेंट करना है, ज़रूर बताना है, ताकि साथ-साथ हम अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।